नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोची। नए समय के साथ लोगों का अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आप वक्त के साथ कदम ताल मिलाकर नहीं चल पाएंगे। सीखने की जिम्मेदारी आपकी है और सिखाने की हमारी। इसी क्रम में कल यानी सोमवार को मैंने आपको बताया था कि 28 करोड़ पीएफ खाता धारकों का ऑनलाइन डेटा लीक हो गया है। लेकिन डिजिटल के खतरे एक तरफा नहीं है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक देश में सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस 6300% बढ़ गए हैं। वहीं अगर साइबर क्राइम की बात करें तो वह भी पहले के मुकाबले 400% बढ़े हैं। सिर्फ सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामलों को ही देखा जाए तो 2016 में 51 मामले दर्ज हुए थे, जो 2020 तक बढ़कर 3293 हो गए हैं। statista.com से मिले डेटा के अनुसार साल 2016 में सेक्सुअल हैरेसमेंट के 51 मामले दर्ज हुए थे, जबकि साल 2017 में 81। वहीं साल 2018 में 2030 मामले सामने आए तो साल 2019 में 2266 मामले। साल 2020 में सेक्सुअल हैरेसमेंट के 3293 मामले दर्ज किए गए हैं। ये वो मामले हैं जो दर्ज किए गए हैं। जाहिर है, भारत देश की एक बड़ी आबादी ने अभी डिजिटल दुनिया को समझना शुरू ही किया है। ऐसे में उनसे यह अपेक्षा करना कि उन्हें फ्रॉड या क्राइम से बचने के तरीके आते होंगे, बेईमानी होगी। हालांकि एक सच यह भी है कि सरकार डेटा सिक्योरिटी के नाम पर 24,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। उसका क्या असर हुआ, उस पर तफसील से बात आखिर में होगी। फिलहाल साइबर क्राइम के मामले और टाइप को समझ लेते हैं। कुल साइबर क्राइम के मामले देखें तो साल 2016 में यह 12,317 थी, जबकि 2020 तक यह आंकड़ा 50,035 पर पहुंच गया। यानी कि आंकड़ों में लगभग 400% की वृद्धि हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, साल 2020 में दर्ज हुए साइबर क्राइम के मामलों में 10,395 मामले केवल साइबर फ्रॉड के थे, यानी कि बैंक से चुराए गए धन। इनमें से 4,047 मामले सीधे तौर पर ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड के थे। पिछले 5 सालों के आंकड़े देखें तो ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड के मामलों में लगभग 300% की वृद्धि हुई है। साल 2016 में ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड के कुल 1,343 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2020 में यह आंकड़ा बढ़कर 4,047 पर पहुंच गया है। वहीं 5,110 दर्ज मामले आइडेंटिटी थेफ्ट का था, यानी कि आपकी पहचान चुराने का। रिपोर्ट के मुताबिक आइडेंटिटी थेफ्ट के 3,513 केस सिर्फ कर्नाटक से थे। इसके साथ ही 3,293 मामले यौन उत्पीड़न के थे, जबकि एक्सटॉर्शन के 2,440 मामले। ओवरऑल साइबर फ्रॉड के मामले देखें तो तेलंगाना 3,316 मामलों के साथ पहले नंबर पर है, जबकि 2,032 मामलों के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर और 1,294 मामलों के साथ बिहार तीसरे नंबर पर है। अब कुछ खबरों की हेडलाइन पढ़कर सुनाता हूं, जो हाल के दिनों में घटित हुई हैं। 6 अगस्त 2022 की एक खबर है। हालांकि यह खबर ऑस्ट्रेलिया की है, लेकिन इसे बताने का मकसद सिर्फ आपको यह बताना है कि लोग किस तरह ऑनलाइन फ्रॉड का यानी कि ठगी का शिकार होते हैं। हेडलाइन पढ़ रहा हूं, 55 साल से ऊपर के लोगों को फंसाकर ऐंठ लिए $2 मिलियन। जाने क्या है हाई मम कोड। इस खबर को संक्षेप में समझा देता हूं, जिससे आप मजमून भांप ले। इन दिनों विदेशों में हाई मम कोड से काफ़ी फ्रॉड हो रहे हैं। अपराधी अज्ञात मोबाइल नंबर से मैसेजिंग एप्लीकेशन पर टेक्स्ट मैसेज भेजता है और दावा करता है कि वह व्यक्ति का बेटा या बेटी है। बाद में वो बताता है कि उनके बेटे या बेटी का फ़ोन गुम हो गया है, इसलिए वो पुराना नंबर हटा दे और नया नंबर सेव कर ले। बाद में उसी नंबर से चैट कर पैसे की लेन देन करता है। अब अपने देश में घटित घटनाओं पर आधारित कुछ खबरों की हेडलाइन देख लेते हैं। हेडलाइन है, जस्ट डायल ने 15,000 में बेचा डेटा, फर्जी कॉल सेंटर ने कर डाली लाखों की ठगी। दूसरी हेडलाइन है, जमशेदपुर में साइबर क्राइम का अनूठा मामला, बिना कॉल किए साइबर बदमाशों ने उड़ा लिए खाते से 80,000। अब तीसरी हेडलाइन पढ़ता हूं, बहुत महंगी पड़ी सोशल मीडिया पर अनजानों से दोस्ती, हनी ट्रैप में फंसाकर खेला जा रहा ब्लैकमेलिंग का खेल। अगली हेडलाइन है, हर 3 में एक भारतीय बच्चा साइबर बुलिंग का शिकार। इन हेडलाइंस के माध्यम से मैं बस ये बताना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में आप किस तरह की मुसीबतों से दो चार होने वाले हैं। अब एक बार सरकार की तरफ रुख करते हैं और जानते हैं कि भारत सरकार
भविष्य के इस खतरे को लेकर कितनी चौकन्नी है, सतर्क है। साल 2018 में यूरोपीय संघ ने जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन यानी कि जीडीपीआर लागू किया था। बढ़ते साइबर क्राइम्स और कंपनियों के डेटा प्रोटेक्शन की दिशा में इसे एक बड़ा कदम बताया गया। इसके बाद भारत में भी डेटा प्रोटेक्शन बिल पर काम शुरू हुआ, लेकिन संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के संशोधनों और सुझावों के बाद डेटा प्रोटेक्शन बिल फिलहाल ठंडे बस्ते में चला गया है। हालांकि भारतीय बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस और आईटी कंपनियां साइबर सिक्योरिटी के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती हैं। 2019 से 2022 के बीच देश में साइबर सिक्योरिटी पर होने वाले खर्च में 60% की बढ़ोतरी हुई है। इनमें सबसे अधिक खर्च बैंकिंग सेक्टर और आईटी सेक्टर पर होता है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार की तरफ से साइबर सिक्योरिटी पर 2019 में करीब 15,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जो 2022 में 24,000 करोड़ तक पहुंच गया है। हमारे देश में साइबर क्राइम को लेकर सरकार को जल्द से जल्द सख्त होने की ज़रूरत क्यों है, अब एक बार इसको भी समझ लेते हैं। इंटरनेट यूजर्स की आबादी के लिहाज से भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। वर्तमान में देश की 66% आबादी यानी करीब 85 करोड़ लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्वास्थ्य, बैंकिंग सेक्टर, शिक्षा और रिटेल सेक्टर से जुड़ी ज़्यादातर सेवाएं अब ऑनलाइन इस्तेमाल की जा रही हैं। ऐसे में नागरिकों और कंपनियों के लिए चुनौती अपना डेटा सुरक्षित रखने की है। एक दिक्कत और भी है, हमारे देश में डेटा सिक्योरिटी के उल्लंघन की शिकायत की प्रक्रिया भी बहुत जटिल है। साइबर क्राइम क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, सरकार ने इसकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाया है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं साइबर मामलों के जानकार राहुल त्यागी। राहुल त्यागी सेफ.सिक्योरिटी पोर्टल के को फाउंडर हैं, जो अन्य कंपनियों को हैक होने से बचाती है। राहुल त्यागी जी नमस्कार, हमारे इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल है, साइबर क्राइम क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं? अगर आप एग्जाम्पल के साथ बताएंगे तो हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जी बिल्कुल। सो आई थिंक साइबर क्राइम की अगर हम बात करें, साइबर स्पेस के ऊपर अगर आप कोई भी काम करते हैं, अगर हम बच्चों से स्टार्ट करते हैं और बड़ों तक जाते हैं, स्कूल में अगर कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे को कुछ भी ऑब्जेक्शनल कंटेंट शेयर करता है किसी सोशल मीडिया के ऊपर, या किसी के बारे में कुछ गलत सोशल मीडिया पे लिखता है, या मे बी कोई फोटो या वीडियो कोई ऐसी सर्कुलेट होती है जिससे किसी की बदनामी हो सके या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच सके, तो साइबर स्पेस का यूज करके, जिसके अंदर आपके कोई भी डिजिटल डिवाइस आ सकते हैं, जैसे आपका मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, आईपैड, कुछ भी, उनके माध्यम से किए गए कोई भी ऐसी चीज को जो हमारे प्रावधान के अंदर नहीं है, जो उसके अगेंस्ट है, जो आईटी एक्ट है हमारा, अगर उसके अगेंस्ट है तो उसको हम साइबर क्राइम की श्रेणी में देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड भी होता है, अगर आपके मोबाइल से कोई पैसे चुरा लेता है, जैसे वॉलेट से चुरा देते हैं, बैंक अकाउंट का जो ट्रांसफर होता है जो कि आपकी सहमति से नहीं किया गया और किसी ने आपसे 420 फ्रॉड करके आपका जो पेमेंट है उसको निकाल लिया गया, ये भी आपका साइबर क्राइम की श्रेणी में जाता है। अगर थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाएं, अगर नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, तो साइबर क्राइम थोड़ा और फैलता भी है, जिसमें आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का मिसयूज, उसके ऊपर आपका अगर हम बात करें नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, अगर कोई किसी भारत के किसी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई अटैक आता है, तो वो भी एक साइबर के ऊपर जो ये क्राइम नहीं माना जाएगा, बट इसको हम साइबर टेररिज्म का भी एक अंग कह सकते हैं। सो इंटरनेट के ऊपर या डिजिटल माध्यम से किए गए कोई भी ऐसे एक्शन को जो कि किसी की भावनाओं को, किसी के फाइनेंशियल को या किसी की इमेज को ठेस पहुंचा सकता है, उसे हम साइबर क्राइम की श्रेणी में रखते हैं। अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि ऑनलाइन सेक्सुअल हैरेसमेंट केस जो है 6300% बढ़े हैं। आने वाले समय में आपको क्या लगता है यह कितनी बड़ी समस्या होने वाली है? सो
आई थिंक इसका मैं थोड़ा-सा एक आपको पीछे लेके जाना चाहूँगा हमारे लॉकडाउन के टाइम पे। उस टाइम पे लोग अपने नए दोस्त बनाने में सक्षम नहीं हो रहे थे, तो ऑनलाइन माध्यम ही एक ऐसी चीज़ रह गई थी जिसके ऊपर आप नए लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते थे, जिसका क्रिमिनल ने काफ़ी आई थिंक धड़ल्ले से यूज़ भी किया और उसको मिसयूज़ भी किया। कुछ एग्ज़ाम्पल लेके मैं आपको ये समझाना चाहूँगा। पहला एग्जांपल मैं लेता हूँ खासकर जो टीनेजर्स हैं, उनके ऊपर जो इंस्टाग्राम के बहुत बहुत भारी यूज़र हैं, जिनको मैं बोल सकता हूँ स्नैपचैट यूज़ करते हैं। उसके ऊपर एक एक तरीके का एक सेक्सुअल हरासमेंट का एक बच्चों के ऊपर एक अटैक आया था जिसे हम बोलते हैं फैंटेसी स्कैम। इसके अंदर क्या होता था कि एक फेक प्रोफाइल की लड़की मोस्टली इन केसेस के अंदर एक फेक प्रोफाइल बनाया जाता है किसी लड़की के नाम से और किसी बॉय को या किसी बॉय को उसके अंदर कन्वर्स किया जाता है उसके साथ। 1-2 दिन बात करने के बाद उसको वीडियो कॉल के लिए कहा जाता है और जब वो वीडियो कॉल करते हैं उसके ऊपर तो मोस्टली जो मोबाइल के ऊपर कुछ भी एक्टिविटी अगर होती है और मोस्टली ये जो स्कैमर्स होते हैं ये टेक्निकली ये इनका एक पूरा टीम होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चलते हैं, जिनका पूरे दिन का काम होता है कि हमने 8 से 10 लोगों को ऐसे फँसाना है। तो जैसे एक लड़की बैठी होगी अपना मास्क लगा के और उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शनल एक्टिविटी वो करेंगे और वो उस लड़के से भी एक्सपेक्ट करेंगे कि वो भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करे और इसके बाद उस मोबाइल के अंदर जब भी आप वीडियो कॉल करते हैं, तो आपको पता नहीं है कि अगली जिससे आप वीडियो कॉल कर रहे हैं, क्या वो मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जब आप वीडियो कॉल कर रहे होते हैं, तो क्रिमिनल उस स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लेते हैं और 5 से 10 मिनट बाद वो आपको बोलेंगे कि ये हमने रिकॉर्ड कर लिया है। अब इस वीडियो के अंदर लड़की ने मास्क लगाया होता है मोस्टली और वो बोलती है कि मैं अब ठीक नहीं हूँ, सो एंड सो फोर्थ। तो उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती, बट दूसरी साइड पे जो मेल है, जो लड़का है, उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है और उसके बाद उसको ब्लैकमेल करना स्टार्ट किया जाता है और बहुत से आई थिंक मैसेज मुझे आते रहते हैं इंस्टाग्राम पे भी, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके साथ ये हो चुका होता है। तो एक तो ये स्कैम होगा जो फैंटेसी स्कैम है, जो आप उन लोगों से वीडियो कॉल करते हैं जिनको आप ज़िंदगी में कभी मिले ही नहीं हैं और आपको ये पता ही नहीं है कि ये बंदा एग्ज़िस्ट करता है कि नहीं करता और ये कौन लोग हैं। तो पहले तो आप इनसे बच के रहिए। दूसरा जो है वो सीनियर सिटीज़न के लिए है, जो मैं एक आगाह करना चाहूँगा। सीनियर सिटीज़न के लिए मैं आपको एक यूज़ केस बताता हूँ, जो मेरे एक नोन ही दोस्त के फ़ादर के साथ हुआ। वो लंच टेबल पे बैठे हुए थे और उसके फ़ादर की एज होगी आई थिंक 70-75। उनको एक वीडियो कॉल आता है और वीडियो कॉल जैसे ही वो एक्सेप्ट करते हैं, उस वीडियो कॉल के अंदर सेम एक लड़की वहाँ पे होती है और वो एक ऑब्जेक्शनल एक्टिविटी परफ़ॉर्म करती है और एकदम से कॉल कट जाता है। और उसके बाद वो लड़की क्या करती है, वो उसी एक्टिविटी के साथ क्योंकि उसके फादर वीडियो देख रहे थे कि भाई ये कौन है जिसने मुझे कॉल किया है, तो उसका स्क्रीनशॉट उसी टाइम पे ले लेते हैं वो। अब एक 75 इयर्स का इंसान जिसको एक फ़ोटो के अंदर इस तरीके से ट्रैप कर लिया जाता है, अगर वो फ़ोटो लीक हो जाए इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू डिफेंड क्योंकि इंटरनेट के आपको पता ही है अगर कोई चीज़ आ जाए तो उसको सच को झूठ और झूठ को सच करने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है और उसके बाद में अगर वो बाइज्जत बरी भी हो जाते हैं उस केस के अंदर अगर वो जो फ़ॉल्स केस भी है, बट फिर भी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसे इतना बड़ा तबका होगा इंटरनेट के ऊपर कि जो उनको वो डिफेंड ही नहीं कर पाएँगे। तो ये एक बहुत हरासमेंट का था। तो ये भी एक यूज़ केस है जो सीनियर सिटीज़न को एक ध्यान रखना चाहिए और इससे बचने के लिए अगर मैं आपको तरीके बताऊँ, पहला बच्चों के लिए ख़ासकर और माँ-बाप के लिए भी एक चीज़ उनको ध्यान रखनी चाहिए कि आपके बच्चों को मैं नहीं कहता आप हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करो, उनके सर पे बैठे रहो। बट आपका बच्चा ऑनलाइन किससे बात करता है? रियल लाइफ़ में अगर आप ये ध्यान रखते हैं कि हमारा बच्चा किससे मिल रहा है, किससे नहीं मिल रहा, तो आई थिंक ऑनलाइन एक्टिविटी के ऊपर भी थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना चाहिए और कोशिश ये करिए अगर आप यंगस्टर जो मुझे सुन रहे हैं, उन लोगों से कभी भी आप वीडियो कॉल मत करिए जिनको आप नहीं जानते। जिससे क्योंकि बहुत सारे क्रिमिनल भी इस तरीके का इसको मिसयूज़ करते हैं और सोशल मीडिया को सोशली ही यूज़ करिए। आपकी कभी हिम्मत नहीं होगी किसी लड़की को हाय बोलने की किसी बस स्टॉप पे या एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे, बट ऑनलाइन लोग एक कुछ भी गालियाँ लिख के भेज देते हैं, कुछ भी ऑब्जेक्शनल चीज़ें भेज देते हैं। उनको लगता है कोई पकड़ा नहीं जाएगा क्योंकि मेरा तो एक फेक अकाउंट है। लेकिन 100% ट्रेसेबिलिटी है और गवर्नमेंट आज की डेट में जितनी स्ट्रिक्ट हुई है साइबर क्राइम को लेके, आप सोच नहीं सकते और अगर आप माइनर भी हैं तो आप ये मत समझिए कि मैं माइनर हूँ 18 साल से नीचे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसके भी प्रावधान काफ़ी अमेंड किए गए हैं जिसके अंदर आपको भी कठिन से कठिन प्रॉब्लम हो सकती है। और सीनियर सिटीज़न के लिए मैं यही बताऊँगा कि अननोन कम नंबर से कभी भी वीडियो कॉल आती है किसी नंबर से, प्लीज़ उसको मत उठाइए। कुछ लोग बोलते हैं क्या पता हमारे किसी रिलेटिव का बहुत अर्जेंट कॉल हो। वेल अगर रिलेटिव का अर्जेंट कॉल है तो वो मैसेज भी कर लेगा आपको कि मैं हूँ, आप प्लीज़ कॉल उठा लीजिए। क्योंकि आपकी एक छोटी-सी गलती आपकी इमेज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है और अगर कोई इसका शिकार हो भी जाता है,
अगर आप इसका शिकार हो चुके हैं तो सबसे पहले उस नंबर को ब्लॉक कीजिए और अपनी प्रोफाइल को प्राइवेट कर लीजिए, क्योंकि इनको कभी नहीं पता होता आपके रिलेटिव कौन है। तो सबसे पहले प्राइवेट कर लीजिए ताकि वो आपको ब्लैकमेल ना कर सकें कि मैं किसको ये भेज के आपको ब्लैकमेल करूँगा। और दूसरी जो लास्ट चीज़ है, cybercrime.gov.in, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, cybercrime.gov.in जो भारत सरकार की एक वेबसाइट है, जहाँ पे आप ये क्राइम रिपोर्ट कर सकते हैं। भारत में आप कहीं पे भी हैं, जैसे ही आप रिपोर्ट करेंगे, आपके क्षेत्र के अकॉर्डिंग आपको एक साइबर क्राइम विंग के अंदर एक ऑफिसर असाइन कर दिया जाएगा। आपकी आइडेंटिटी भी गुप्त रखी जाएगी अगर आप फीमेल हैं जहाँ आप नहीं चाहते, और एनोनिमसली भी आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप, और ये यहाँ पे किसी भी टाइप का आप क्राइम रिपोर्ट कर सकते हैं। मैट्रिमोनियल स्कैम्स हैं, जैसे मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स के ऊपर बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, एक दूसरे से पैसे मांगने की कोशिश करते हैं। तो कभी भी इन सोशल मीडिया से उठ के बाहर अपने नंबर वगैरह शेयर मत कीजिए, जब तक आपको पूरा आश्वासन नहीं है कि वो एक रियल प्रोफाइल हो और कोई उनकी हार्मफुल इंटेंशन नहीं है। तो आई थिंक इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो काफ़ी तक सुरक्षित रहेंगे। जी। जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के बाद सबसे अधिक जो मामले हैं वो साइबर क्राइम के हैं, जिसमें कि ऑनलाइन ठगी के मामले बहुत ज़्यादा हैं। जी, और अगर आप देखें जो हमारे आधार कार्ड होते हैं या तमाम चीज़ें हैं, आप चाहे एयरटेल का किसी कंपनी का सिम खरीदने जाते हैं, चाहे एयरटेल हो, जियो हो या किसी और मोबाइल कंपनी का हो, या फिर आप बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं, हर जगह आपको ये डाटा देना ही होता है। यहाँ तक कि आजकल आप मकान भी किराए पर लेने जाएँ तो वहाँ भी आपसे ये सारी चीज़ें माँगी जाती हैं। तो क्या इस तरह की डेटा को स्टोर करने के लिए या फिर आपकी प्राइवेसी भंग ना हो, इसको लेकर हमारे देश में कोई कानून आने की उम्मीद है आने वाले समय में? क्योंकि फिलहाल तो नहीं है। जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है, और आई थिंक यहाँ पे इसको मैं 2 हिस्सों में इसका आंसर करना चाहूँगा। पहला हिस्सा तो ये है कि एक यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ क्या है, और उसको ध्यान रखना चाहिए कहाँ पे वो क्या शेयर कर रहा है। और हमारे कल्चर में हम उस एक टाइम से आते हैं जहाँ पे सॉफ्टवेयर वाले कल्चर में उसको बोलता हूँ, जहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता तो हम नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट करके फिनिश कर देते थे। कुछ नहीं पढ़ते थे, क्या है टर्म्स एंड कंडीशन हो। तो आई थिंक वो आदत जो है वो काफ़ी हद तक हमारे डीएनए में रच चुकी है। सो आई थिंक बड़ी कंपनियों की अगर बात करें, अगर आप किसी भी शॉपिंग मॉल में, अगर मैं कहीं भी शॉपिंग मॉल में जाता हूँ, अगर मेरे को कुछ भी शॉपिंग करनी है, तो मैं आई थिंक कभी अपना नंबर नहीं देता, और मेरे से पूछते हैं कि नहीं सर नंबर तो देना ही पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा भाई? तो नंबर जैसे ही आप वहाँ पे दिया आपने, तो वो बोलेंगे नहीं आपको पॉइंट्स मिलेंगे, ये होगा, वो होगा। नहीं चाहिए भाई। तो आप अगर पूरी लाइ अपने घर से जब निकलते हैं और जैसे वापस आते हैं, इतने सारे डेटा पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपका डेटा अनइंटेंशनली कलेक्ट किया जाता है, आपकी आपकी मर्ज़ी से और बिना आपकी मर्ज़ी से भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले यूज़र को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर तो कोई ऐसी जगह है जो कि एक रेप्यूटेड जगह है, जहाँ पे जैसे कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया यहाँ पे, वहाँ पे आपसे कोई चीज़ माँगी जाए, जैसे पैन कार्ड माँगा जाए। आधार कार्ड तो आई थिंक अब काफ़ी कम माँगना शुरू हो गया है, बहुत सारी ट्रैवल कंपनीज़ भी हैं जो आधार कार्ड माँग ही नहीं रही, वो पैन कार्ड माँग रही हैं आपका, और साथ में आपका पासपोर्ट कॉपी अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, सो एंड सो फोर्थ। सो कहाँ पे आप अपना डेटा दे रहे हैं, कहाँ पे आधार कार्ड दे रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चनिंग जो है कि ये क्यों चाहिए? अगर आप एक एक चाय वाली कंपनी है, अगर अब आप उनके आउटलेट पे जाएँ, तो सबसे पहले आपको वो नंबर फ़ीड करने के लिए बोलते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारी कंपनी है चाय वाली, लेकिन तो अगर नंबर नहीं भरेंगे, वहीं से आपका इंटरेक्शन स्टार्ट होता है। तो मैं नंबर भरना नहीं चाहता भाई, क्या प्रॉब्लम है? तो एक दिन बहुत लंबा डिबेट हुआ मेरा कि भाई मैं नहीं देना चाहता नंबर, तो मेरे को चाय पीनी है, हुँ। पैसे लीजिए, चाय दीजिए। सो यहाँ पे आपको यूज़र को अपनी तरफ से जो पहला पार्ट है, क्वेश्चन करना पड़ेगा, जहाँ पे कोशिश करें कि आपका डेटा ना लिया जाए, वहाँ पे क्वेश्चन करिए। लोग क्वेश्चन ही नहीं करते, उनको लगता है कि अगर मैंने क्वेश्चन किया तो मे बी ये चीज़ नहीं है, मतलब मैंडेटरी बाय द गवर्नमेंट। वो एक प्राइवेट कंपनी का खुद का डेटा कलेक्शन है, जो वो बाद में आपको मैसेज करेंगे, ऑफर्स देंगे, सो एंड सो फोर्थ। दूसरा जो पार्ट है, आई थिंक डेटा जो प्रोटेक्शन बिल है, और जो डेटा लॉ अभी अमेंडमेंट होने के लिए आया है, जो वापस फिर से गवर्नमेंट ने लिया है। आई थिंक वो जो डेटा लोकलाइज़ेशन प्लस डेटा प्रोटेक्शन बिल जो जब आएगा, वहाँ पे आई थिंक काफ़ी हद तक हमें आशा है कि इंडिया के अंदर जो यूज़र का डेटा कलेक्ट हो रहा है अनइंटेंशनली या मिस्टेक से, या उनसे ले लिया जाता है, उनको लगता है ये प्रोसेस का एक पार्ट है, उसमें काफ़ी हद तक आई थिंक कमी आएगी। और अगर फाइनेंशियल फ्रॉड्स की मैं बात करूँ, कि मोस्टली ये यही आपकी डिटेल्स होती हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो बाकी चीज़ें लेके आपकी आइडेंटिटी को रिप्लेस किया जाता है और बाद में उससे क्राइम कमिट किया जाता है। सो कोशिश करिए, क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए जहाँ-जहाँ भी आप जाते हैं, और आप हैरान हो जाएँगे इतनी जगह पे आपका नंबर और ईमेल एड्रेस माँगा जाता है जिसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी माँगा जाता है। वहाँ पे आप कोशिश करिए कि ना दीजिए।
जी। अब एक सवाल जो कि मैं पहले भी अपने गेस्ट से पूछ चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं सवाल को आपसे फिर दोहराता हूँ कि आज के समय में लोगों के लिए साइबर क्राइम या इससे कैसे बचें, ये क्या होता है? इसके बारे में जानकार होना क्यों ज़रूरी है? तो दीपक जी, ये बहुत अच्छा आपने एक क्वेश्चन पूछा है, और आई थिंक यहाँ पे मैं सबसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं, मैं खुद से पूछूं कि हम आज मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, इतना टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हमें मोबाइल फ़ोन यूज़ करने की, क्या हमें कोई फॉर्मल ट्रेनिंग दी गई थी जब हमने स्टार्ट किया था? उसका आंसर है नहीं। क्या जी। हमें फेसबुक चलाने का ट्रेनिंग दिया गया था कि इसके अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं? क्या व्हाट्सएप चलाने का ट्रेनिंग दिया गया था या इंस्टाग्राम चलाने का ट्रेनिंग दिया गया था? तो इसका आंसर घूम फिर के आता है नहीं। और जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारा मैक्सिमम टाइम आज की डेट में आपके स्मार्टफ़ोन्स के अंदर जा रहा है, अपने लैपटॉप्स के अंदर जा रहा है, बट इसका कोई फॉर्मल ट्रेनिंग सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिया गया। अब इसका हल क्या है? सो आई थिंक इसका हल आपका स्कूल लेवल से स्टार्ट हो जाता है। मेरी जो गवर्नमेंट को एक अपील भी हमेशा रहती है कि जो गवर्नमेंट आई थिंक कर भी रही है, अभी स्टार्ट भी किया उन्होंने, और प्राइवेट स्कूल थोड़े से उसके पीछे हैं। एक छोटा-सा चैप्टर कंप्यूटर्स का वो दे देते हैं। मेरे ख्याल से इंडिया में अगर आपको क्राइम कम करना है या एक बच्चे से साइबर क्राइम ना हो गलती से, उसको बचाने के लिए सबसे पहले उनको आईटी एक्ट और भारत का साइबर कानून क्या कहता है, उसको सिंप्लीफाई करके बच्चों को स्कूल से ही समझाना चाहिए, क्योंकि आगे जाके वही बच्चे हैं, वो आगे स्कैम करेंगे या किसी मिसयूज़ एक्टिविटी करेंगे, किसी की फ़ोटोज़ के साथ कुछ करेंगे, किसी को कुछ गलत लिखेंगे, सो एंड सो फोर्थ। तो अगर एक स्कूल लेवल पे एक साइबर क्राइम की एक अच्छी फ़ॉर्मलाइज़ करके एक चैप्टर दे दिया जाए, अगर आप एक माइनर को कोई ऐसी ऑब्जेक्शनल कंटेंट देते हैं, 7 साल की सज़ा का प्रावधान है। अब ये कितने लोगों को पता है? तो अगर आप कोई अब्यूज़िव वर्ड लिखते हैं वहाँ पे, 1.5 से 3 साल की कैद हो सकती है, अगर प्रूव हो जाए कि आपने किसी को गाली दी है, किसी मेल ने फीमेल को या फीमेल ने, सो एंड सो फोर्थ। अब ये चीज़ें अगर बच्चों को स्कूल लेवल पे दी जाए, वहाँ पे काफ़ी तक हर्ट्स हो सकता है, और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ये समझता हूँ, काफ़ी हद तक उनको, जो बच्चे टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से उनको एजुकेशन दें। ये प्रॉब्लम आई थिंक हमने 2-3 साल पहले देखी थी, और पूरी दुनिया में ही हमें लग रहा था कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो हमने इसके लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक एप्लीकेशन बनाया है, जिसका नाम है सेफ मी, मेरे को सेफ के लिए। ये एकदम फ्री है पूरे इंटरनेट के ऊपर, पूरे भारत के लिए, और आई थिंक काफ़ी सारे लोग इसका बेनिफिट भी उठा रहे हैं। इसके अंदर आपको 50 वीडियो मिलेंगी फ्री में, जिसके अंदर आपको व्हाट्सएप कैसे सिक्योरिटी से चलाना है। अगर आप देखिए दीपक जी, हर एक एप्लीकेशन के अंदर ना कोई सिक्योरिटी का फीचर दिया होता है। व्हाट्सएप में कितने प्राइवेसी और सिक्योरिटी के फीचर हैं, कितने लोगों को पता है? फेसबुक कितना प्राइवेसी सिक्योरिटी के फीचर देता है, कितने लोगों ने सेटिंग में जाके वो देखे हुए हैं। तो इन सारी वीडियोज़ में आपको हिंदी और इंग्लिश के अंदर बताया जाएगा कि किस तरीके से करनी है, और सीनियर सिटीज़न के लिए तो एकदम वरदान मैं कहूँगा ये, बच्चों के लिए और सीनियर सिटीज़न के लिए, मिडल वाले तो चलो कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लेते हैं। तो उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर चीज़ है, जैसे ही आप इस एप्लीकेशन के अंदर अपना ईमेल एड्रेस रजिस्टर करेंगे, हम आपका ईमेल एड्रेस को पकड़ के डीप एंड डार्क वेब पे स्कैन कर देंगे फ्री में आपके लिए, और आपको बता देंगे कि क्या ये इस ईमेल एड्रेस का पासवर्ड या इस ईमेल एड्रेस से आपने कितनी भी वेबसाइट पे रजिस्टर किया है, अगर वहाँ पे अगर वो कोई हैकिंग हुई है और आपका कोई भी पासवर्ड लीक हुआ है, तो वो पासवर्ड ये है, आप उसको चेंज कर लीजिए। तो पहली बार आपको ये पता लगेगा कि मेरा जो पासवर्ड है वो लीक हो चुका है। तो मैं 10 साल से इस सिक्योरिटी फील्ड में हूँ। मेरे खुद के पासवर्ड लीक हो गए थे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को आता नहीं है कि ये चीज़ें प्रोटेक्ट करना, क्योंकि कहीं न कहीं आप गलती एक कर ही देते हो छोटी-सी। लेकिन अगर वो एप्लीकेशन ना मेरे को बताता और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैंने ना लगाया होता अपने अकाउंट के ऊपर, तो काफ़ी मेरे अकाउंट मिसयूज़ होने की चांसेस थे। तो ये एप्लीकेशन आई थिंक मैं आपको हम लिंक भी दे देंगे, तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप इससे डाउनलोड भी कर सकते हैं। एप्पल स्टोर और आपके प्ले स्टोर पे सेफ मी नाम से भी फ्री ऑफ कॉस्ट ये एप्लीकेशन अवेलेबल है। आप ज़रूर यूज़ करिए, और अपने माँ-बाप और जितने भी बूढ़े लोग हैं, क्योंकि बच्चों के पास उतने पैसे शायद ना हो, माँ-बाप के पास जो अकाउंट है उनको सिक्योर कर लीजिए, काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा ये। आखिर में बस इतना ही कहूँगा कि डिजिटल दुनिया में जानकार बने रहना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको पता चले कि आपको क्या नहीं करना है। नमस्कार, धन्यवाद।